हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां रशिया ने चीन को दे दिया बहुत बड़ा झटका। भारत से मिला लिया हाथ। दोस्तों, आर्कटिक में बर्फ का सीना चीरेंगे मेड इन इंडिया आइस ब्रेकर। बताएंगे दोस्तों क्या है अभी की सबसे बड़ी खबर, तो वही बताएंगे। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और पीएम नरेंद्र मोदी की हुई मुलाकात, लेकिन नहीं हुई कोई ठोस बातचीत। भारत ने कह दिया संबंध सुधारने से पहले हिंसा और आतंकवाद पर कार्रवाई करे कनाडा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे भारत ने क्या जवाब दिया इस कनाडा को, तो वही बताएंगे। ढाका पूजा मंडप पर हमले को लेकर भारत की बांग्लादेश को दो टूक। बताएंगे क्या जवाब दिया। वहीं साथ ही साथ बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। दोस्तों, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया है आतंकवादियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जिसके बाद दोस्तों बीजेपी की तरफ से क्या जवाब मिला है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सबसे पहले आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां रूस ने चीन को दिया बहुत बड़ा झटका। भारत से मिला लिया हाथ। आर्कटिक में बर्फ का सीना चीरेंगे मेड इन इंडिया के आइस ब्रेकर। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच रूस को भारत से भी जमकर मदद मिली है। भारत ने रूस से बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीदा है, वो भी तब जब रशिया पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच रशिया ने भारत को बड़ी खुशखबरी दी है। रूस ने अत्याधुनिक गैर परमाणु आइस ब्रेकर शिप निर्माण के लिए भारत को चुना है। रशिया ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्दर्न सी रूट का विकास किया जाए और पश्चिमी देशों के लगाए हुए प्रतिबंधों को मात दी जाए। इस समुद्री रास्ते के लिए भी रशिया ने भारत को ऑफर दिया है। रूस के इस ऑफर से न केवल दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी, बल्कि इससे भारत आर्कटिक क्षेत्र में बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। भारत सरकार 2 जहाज बनाने वाली कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है ताकि गैर परमाणु आइस ब्रेकर को तैयार किया जा सके। इस पूरे सौदे की कीमत की अगर बात करें तो 6000 करोड़ रुपए की होगी। इस पूरे सौदे को रशिया की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्टोम का भी साथ मिल रहा है। रूसी कंपनी अच्छे माहौल वाली और क्षमता से लैस भारतीय कंपनी की तलाश कर रही है, वो भी तब जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। जी हाँ, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नॉर्दर्न सी रूट पर यानी कि उत्तरी समुद्र के रास्ते से क्या होगा भारत को फायदा। तो बता दें, यूरेशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 में रशिया ने खुलासा किया था कि रशिया ने भारत को गैर परमाणु आइस ब्रेकर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इनका संयुक्त उत्पादन किया जाना है। दरअसल रूस चाहता है कि जहाजों के जरिए होने वाले वैश्विक व्यापार के लिए नॉर्दर्न सी रूट को विकसित किया जाए, जो एक वैकल्पिक रास्ता होगा। इससे स्वेज नहर की तुलना में उत्तरी यूरोप और पूर्वी एशिया के देशों को ज्यादा जल्दी से सामान पहुंचाया जा सकेगा। रशिया का लक्ष्य है इस रास्ते से कम 15 करोड़ टन कच्चा तेल, एलएनजी, कोयला और अन्य सामान साल 2030 तक हर हाल में पहुंचाया जाए। दोस्तों, रशिया ने जिस प्रकार से ये टेंडर भारत को दे दिया है, इससे चीन बिलबिला उठा है। चीन लगातार रशिया का आगे पीछे इसीलिए कर रहा था कि हर कोई प्रोजेक्ट चीन को मिल सके, लेकिन जैसे ही खबर सुनी है चाइना ने कि आइस ब्रेकर का काम भारत को सौंपा गया है, चीन को मिर्ची लगती दिखाई दी है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन वाकई में ये भारत को टेंडर देकर रशिया ने दिखा दिया कि उसका असली दोस्त भारत ही है। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रूडो मिले पर नहीं हुई कोई ठोस बातचीत। भारत ने कहा संबंध सुधारने से पहले हिंसा और आतंकवाद पर कार्य करे कनाडा। जी हाँ, उन पर कार्रवाई करे। बता दें, भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से वियंतियाने में हुई बैठक के बाद स्पष्ट कर दिया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। भारत ने एक बार फिर अपनी उम्मीदों को दोहराया है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और कनाडा की जमीन से भारत विरोधी हिंसा, उग्रवाद और आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो अब तक नदारद है। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे तत्वों का संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट्स और मानव तस्करी से बढ़ता गठजोड़ न केवल भारत के लिए बल्कि कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। भारत सरकार ने कनाडा के साथ अपने संबंधों को महत्वपूर्ण बताया, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि जब तक कनाडा सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त और प्रामाणिक कार्रवाई नहीं करती जो भारत के खिलाफ नफरत, गलत सूचनाएं, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को बढ़ावा देने की साजिश रच रहे हैं, तब तक संबंधों में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश के ढाका पूजा मंडप पर हमले को लेकर भारत की बांग्लादेश को दो टूक। कह दिया कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश की सरकार। जी हाँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूजा मंडप पर हमले और बांग्लादेश के सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर में चोरी की घटना पर भारत ने गंभीर चिंता जताई है और इन्हें घृणित कृत्य करार दिया। भारत ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों के साथ उनकी पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक बयान में कहा कि हमने ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हमले और सतखीरा में प्रतिष्ठित जोशेश्वरी काली मंदिर में चोरी की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की। भारत ने इन घटनाओं को एक तय पैटर्न से बताया और बांग्लादेश सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों और पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा, यह निंदनीय घटनाएं हैं। वे मंदिरों और देवताओं को अपवित्र करने और नुकसान पहुंचाने का एक व्यवस्थित पैटर्न अपनाते हैं, जिसे हम पिछले कई
कई दिनों से देख रहे हैं। जायसवाल जी ने कहा कि हम बांग्लादेश सरकार से हिंदू और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं, विशेष रूप से इस शुभ त्योहार के समय। जी हाँ, वही बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश में अराजकों ने अब तक 35 दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की है, जिसके बाद वहाँ के हिंदुओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल बांग्लादेश में दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं की पूजा दुर्गा पूजा नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने ढाका में अब तक 35 से भी ज्यादा दुर्गा पूजा पंडालों पर एक साथ हमला कर दिया। दुर्गा पूजा महोत्सव में उन्होंने भारी व्यवधान पैदा कर दिया है। कई पंडालों पर अराजक तत्वों ने पेट्रोल बम से भी हमला किया है। दुर्गा पूजा महोत्सव में पहले कई मुस्लिम संगठनों ने हिंदुओं को दुर्गा पूजा न करने की धमकी दी थी। इन घटनाओं से हिंदुओं में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा उत्सव से संबंधित करीब 35 अप्रिय घटनाओं के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 12 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बता दें, तुर्की तक रेल और रोड चाहता है पाकिस्तान। व्लादिमीर पुतिन भी बैठे थे उस मीटिंग में। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल फोरम में हिस्सा लेने पहुंचे पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खास मांग की है। फोरम से इतर बातचीत में उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान के बीच रेल और रोड बनाने पर जोर दिया। इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। इस इंटरनेशनल फोरम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। इसके अलावा कई अन्य मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये बातचीत तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फोरम से इतर हुई। इस 2 दिवसीय फोरम का आयोजन प्रसिद्ध तुर्कमेन दार्शनिक और कवि मेगटी मगुली फरागी की 300वीं जयंती पर हुआ था। गुरुवार को तुर्कमेनिस्तान पहुंचे पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर भाषण दिया। उन्होंने पड़ोसी देशों के बीच मजबूत क्षेत्रीय संपर्क और गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। तुर्की की संसद के स्पीकर नुमान कुर्तुलमस के साथ बैठक में राष्ट्रपति जरदारी ने पाकिस्तान और तुर्की के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए बेहतर रेल संपर्क की मांग कर डाली। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, ड्रैगन को दोस्त पाकिस्तान पर है कितना भरोसा, भेज दिया वहां अपना जासूस। चीनी नागरिकों को भी चेतावनी दे दी। दरअसल कराची के जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर चीनी नागरिकों पर हुए आत्मघाती हमले की जांच के लिए चीन ने आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित अपने जासूसों की एक टीम को पाकिस्तान भेजा है। इसके साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक फरमान भी जारी किया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक हाल ही में हुई घटनाओं के चलते पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति और गंभीर हो गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान में मौजूद संकट को पूरी तरह से समझने, पाकिस्तान की यात्रा करते समय सतर्क रहने और बलूचिस्तान तथा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत जैसे उच्च जोखिम क्षेत्र की यात्रा करने से बचने की हिदायत दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान में चीनी कर्मियों को वहां चल रही परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क रहना चाहिए। साथ ही वहां मौजूद सुरक्षा स्टाफ को स्थानीय सुरक्षा स्थिति पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। वहीं आपको बता दें, जरूरत पड़ी तो इन हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, विजयादशमी पर राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा बयान। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दशहरा के मौके पर 12 अक्टूबर यानी आज के दिन पश्चिम बंगाल के सुकना सेना स्टेशन पर पारंपरिक शस्त्र पूजा की। इस दौरान उन्होंने शस्त्र पूजा को लेकर कई बातें कही और कहा कि आवश्यकता पड़ी तो इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कलश पूजा के साथ अनुष्ठान की शुरुआत की। उसके बाद शस्त्र पूजा और वाहन पूजा की। उन्होंने अत्याधुनिक पैदल सेना, तोपखाने और संचार प्रणालियों, गतिशीलता प्लेटफार्मों और ड्रोन प्रणालियों सहित कई आधुनिक सैन्य उपकरणों की भी पूजा की। जी हाँ, इस दौरान अपने संबोधन में राजनाथ सिंह जी ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में सशस्त्र बलों की सतर्कता और अहम भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और सैनिकों में मानवीय मूल्यों के प्रति समान सम्मान है। जी हाँ, साथ ही दोस्तों, आप सभी को दशहरा के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही कमेंट में आप लोग जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। उन्हीं की वजह से आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो वहीं आपको बता दें, पन्नू के नो इंडिया बयान के बीच 6 फॉर जस्टिस संगठन पर 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया प्रतिबंध, अधिसूचना कर दी गई जारी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 6 फॉर जस्टिस यानी एसएफजे पर लगे प्रतिबंध को 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया है। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि 6 फॉर जस्टिस उन गतिविधियों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। अब संगठन पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर आघात करने की वजह से इस संगठन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये संगठन अलग खालिस्तानी राष्ट्र की बनाने की दिशा में सक्रिय हो चुका है। ये संगठन लगातार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। वहीं बता दें, पड़ोसी मुस्लिम देशों पर भड़का इजराइल, दे दी बड़ी धमकी, कह दिया इजराइल का अगर साथ दिया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दरअसल इजराइल से तनाव के बीच इजराइल ने अपने पड़ोसी अरब देशों को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर किसी भी देश ने इजराइल के लिए अपने आसमान का इस्तेमाल होने दिया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सीक्रेट डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए कई देशों को वार्निंग दी गई है। इनमें सऊदी अरबिया, यूएई, जॉर्डन और कतर शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों ने बाइडेन से कहा है कि इस विवाद में उन्हें ना घसीटा जाए। इन देशों को डर है कि अगर तनाव बढ़ा तो उनके तेल भंडार भी निशाने पर आ सकते हैं। इस इलाके में अमेरिका के सैनिक बड़े पैमाने
पर तैनात रहते हैं। ऐसे में अगर हमला होता है तो अमेरिका सेना का भी नुकसान हो सकता है। वहीं बता दें, कमला हैरिस के समर्थन में भारतीय सिंगर AR रहमान उतर गए हैं। दोस्तों, कर दिया 30 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड। दरअसल प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के समर्थन में संगीत कार्यक्रम का 30 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिससे 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हैरिस के प्रचार अभियान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 57 साल के AR रहमान दक्षिण एशिया के पहले बड़े अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बन गए हैं, जिन्होंने भारतीय अफ्रीकी मूल की हैरिस का समर्थन किया है। एशियन अमेरिकन पैसिफिक आइलैंड्स यानी API विक्ट्री फंड के अध्यक्ष शेखर नरसिंहन ने कहा कि इस वीडियो के साथ ही AR रहमान उन नेताओं और कलाकारों के समूह में शामिल हो गए हैं जो अमेरिका में प्रगति और प्रतिनिधित्व का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक संगीत कार्यक्रम से कहीं ज्यादा है। यह हमारे समुदायों से अपील है कि वे उस भविष्य के निर्माण की कवायद में शामिल हो और वोट करें जिसे हम देखना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें, पाकिस्तान में क्या SCO मीटिंग के वक्त होगा बवाल। इमरान खान की पार्टी का सबसे बड़ा ऐलान। इस्लामाबाद में उतरी सेना, रावलपिंडी में धारा 144 लागू। जी हाँ, पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने शंघाई सहयोग संगठन यानी शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 17 अक्टूबर तक रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है। पाकिस्तान में धारा 144 लगने के बाद कोई भी व्यक्ति राजनीतिक सभा, समारोह, धरना प्रदर्शन और रैली आयोजित नहीं कर सकता है। सरकार इनके आयोजन पर रोक लगा देती है। 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में SCO की बैठक होगी। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर भी बैठक में शिरकत करने इस्लामाबाद जाएंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान कोई खलल ना पड़े, इस वजह से पाकिस्तान ने धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है। तो वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं इमरान खान की पार्टी। इमरान खान की पार्टी ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के D चौक पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी दिन इस्लामाबाद में SCO शिखर सम्मेलन शुरू होगा। PTI के केंद्रीय सूचना सचिव शेख वकास अकरम ने कहा है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के D चौक पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में कंगाली के बाद अब चीन में भी बदहाली। बीजिंग की अर्थव्यवस्था ले रही हिचकोले। दोस्तों, पाकिस्तान में कंगाली के बाद अब चीन में भी बदहाली का दौर शुरू हो गया है। दोनों दोस्तों की माली हालत अचानक खस्ता होने लगी है। चीन में मंदी का असर कोरोना काल से ही देखा जा रहा है। इसके बाद चीन के कई उपायों के बावजूद बीजिंग की अर्थव्यवस्था में सुस्ती लगातार जारी है। इससे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हर वक्त काम कर रहा है, जिसे वो कर सकता है। जी हाँ, बता दें कि इस बाबत चीन के वित्त मंत्री लैन फोआन ने शनिवार को कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त तरीकों पर विचार कर रही है, लेकिन उन्होंने एक नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा नहीं की है। वहीं बता दें, क्या यूक्रेन रशिया युद्ध शांत करवा सकते हैं PM मोदी जी और एर्दोगन, लेकिन मोदी पर ज्यादा दारोमदार है। क्या कहा फरीद जकारिया ने, बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर विदेश नीति के जानकार फरीद जकारिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। भारत को शांति दूत बनकर अपनी कूटनीतिक ताकत दिखानी चाहिए। जकारिया ने प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक छवि की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन युद्ध में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो रशिया और यूक्रेन दोनों से प्रभावी ढंग से बात कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ 2 ही नाम लिए हैं, पहला तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जकारिया ने कहा कि यूक्रेन में जंग थमी हुई है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों पक्षों से बात करने की विश्वसनीयता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। मेरा मानना है कि एर्दोगन से भी ज्यादा मोदी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। वहीं आपको बता दें, बीजेपी को लेकर ये क्या कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, PM मोदी को आएगा जबरदस्त गुस्सा। दोस्तों, आतंकवादियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अर्बन नक्सल के जवाब में खड़गे का PM मोदी पर बड़ा ही तीखा हमला। बहुत बड़ी खबर बता दें, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक अर्बन नक्सली पार्टी चला रही है। इसके जवाब में खड़गे ने भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी कहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर को कहा था कि कांग्रेस को शहरी नक्सलियों के एक समूह द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस के खतरनाक एजेंडे को हराने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को खारिज करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी हमेशा कांग्रेस को शहरी नक्सली पार्टी कहते हैं, ये उनकी आदत है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी का क्या? भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है जो लिंचिंग में शामिल है। मोदी को इस तरह के आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं आपको बता दें, मदरसों को ना दे सरकारी पैसा, मदरसा बोर्ड को करे भंग। जी हां, NCPCR चेयरमैन ने लिखा सभी राज्य के सचिवों को पत्र, कहा यहाँ नहीं मिलती बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा। जी हां, प्रियांक कानूनगो ने सिफारिश की है कि प्रदेश सरकारों द्वारा मदरसों को दिए जाने वाले फंड को रोक लगे, मदरसा बोर्डों को भी बंद किया जाए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी NCPCR के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ने मदरसों को राज्य सरकारों द्वारा मिलने वाले फंड को बंद करने की सिफारिश की है। इस बाबत उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा है। अपने पत्र में प्रियांक ने मदरसों के बारे में NCPCR की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। प्रियांक कानूनगो की इस सिफारिश पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। क्या इनकी मांग सही है? जो भी आप
आपकी राय हो अवश्य बताएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी अवश्य अच्छी लगी होगी, थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली खबर में, यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही में दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर। जय हिंद जय भारत।